देखिए, ट्रांसेंडेंटल पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के तरीके आपको बताए गए। इसके पहले कौन कौन से तरीके हो गए हैं आपके? बाइसेक्शन मेथड हो गया है, और कौन सा मेथड हो गया है? हाँ, और कौन सा मेथड हुआ? बाइसेक्शन हुआ है, खुद ही नहीं याद है तुमको मेथड है। ठीक है, आज हम बात करेंगे नाम भी याद रखिएगा, लीजिए इटरेशन मेथड हमने बताया था। देखिए, आज हम बात करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। पहली बात तो बता दें, ये मोस्ट करेक्ट मेथड कहलाता है जितने भी मेथड है। इसके बाद सेकंड मेथड आएगा, कुछ लोग पहले सेकंड पढ़ाते हैं, कुछ लोग बाद में सेकंड पढ़ाते हैं, वो बात की बात है। सेकंड मेथड आएगा, उसमें से सब जितने भी मेथड है उसमें मोस्ट करेक्ट जो वैल्यू और मोस्ट फास्ट, इसको कहा जाता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस। इस एक वर्ड आता है भाई, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि कोई सीरीज एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है, उसी को कन्वर्ज कहते हैं ना। सीक्वेंस में हमने पढ़ाया था आपको पिछले बार। तो यानी कि यहाँ पर मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी आंसर पे जाके पहुँच जाए उसको कहेंगे कन्वर्जेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका एक फार्मूला हमको फाइंड करना है। उस फार्मूले को फाइंड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से पहले फार्मूले पे पहुँचेंगे, फिर न्यूमेरिकल लगाते वक्त हमको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। नहीं समझे? तो सबसे पहला मेथड में, मेथड का कोई नाम नहीं है, बस मेथड है। वो दूसरा मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड है, ये मैथमेटिकल मेथड है, यूँ कह सकते हैं आप। ज़रा समझने की कोशिश करो। इसके पहले जो तरीका था उसमें होता क्या था? हमने कहा कि मान लेते हैं कि fx इज इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल है। ये ट्रांसेंडेंटल भी हो सकता है, ये आपका अलजेब्राइक भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एम क्या होता है? हमारा एम होता है कि x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना कि जहाँ पर fx का मान 0 हो जाए। यही तो आप चाहते हैं ना। लेकिन यह ज़रूरी तो है नहीं कि x की वैल्यू मिली जाए। तो हमने क्लास 9th वगैरह में पढ़ा, श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा। अब यहाँ पर क्या होगा कि x की हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि इसको 0 कर दे। तो हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं जो 0 की बहुत 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 क्लोज ले जाए। यही तरीका हमारा होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट x नॉट जो है इसका इनिशियल रूट है। क्या, कौन सा रूट है इसका? इनिशियल रूट है, या जिसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट रूट है ये। ठीक है, मतलब ये हमको 0 तो नहीं देगा, लेकिन हमको जो x की जगह x नॉट रखेंगे तो हमको 0 के नज़दीक ले जाएगा, बहुत क्लोज टू नज़दीक ले जाएगा। नहीं, क्लोज टू नज़दीक मतलब एक ही बात मतलब होता है। ठीक है, तो हमने कहा ज़रा समझिएगा, ज़रा ग्राफ को समझें। अगर मैं कहूँ x ये है y, जिसको fx कहते हैं, तो अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो यही वैल्यू है ना जहाँ पर x की वो वैल्यू जहाँ पर y 0 है, यही चाहिए ना। तो x नॉट हमको यहाँ नहीं ले जाता है, x नॉट कोई एक ऐसी वैल्यू है हमको यहाँ पर ले जाता है, 0 के नज़दीक ले जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब x नॉट के नज़दीक ही आपका एक ऐसा मान आ रहा है जो इस फंक्शन को 0 कर देगा। ठीक है, वो हमने मान लिया कि इफ़ x1 एक वैल्यू है जो x नॉट प्लस h है सच दैट f x1 बराबर 0 है। तो यानी x1 वो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको निकालनी है। एम आई राइट? अब इस x1 को निकालें कैसे? कैसे f x1 निकाला जाए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, x नॉट ये वैल्यू है ना, x नॉट जो आपको लगभग 0 के पास ले जा रहा है, और ये x1 वैल्यू है। तो x नॉट x1 बहुत क्लोज है। ठीक है, और हमने कहा वो क्लोज वैल्यू कितनी है? वो h वैल्यू है। यानी x नॉट में h प्लस कर दें या माइनस कर दें तो हम बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो कि हमारा एग्जैक्ट रूट है। सही कहा ना मैंने? तो अब हम क्या करेंगे? हम fx1 निकालेंगे, यानी कि fx नॉट प्लस h निकालेंगे। अब निकालें कैसे? तो हम इसको टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय टेलर्स थ्योरम, जो कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ी होंगी, डिफरेंशिएशन में पढ़ी है। तो हम इसको क्या करेंगे? एक्सपेंडिंग बाय टेलर्स थ्योरम, एक्सपेंडिंग बाय
टेलर्स थ्योरम। क्या मालूम है टेलर्स थ्योरम क्या होती है? नहीं मालूम। ये होता है एफ एक्स नॉट प्लस एच अपान फैक्टोरियल 1 इंटू एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स नॉट। इसी प्रकार से हम इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि हमको तो एफ एक्स वन चाहिए ना, तो एफ एक्स वन का मतलब हमको एच चाहिए, हमको ये एच चाहिए। एच को जब एक्स नॉट में प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो अब देखिए एच क्या बहुत बड़ी वैल्यू है, एच इज वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि हमने क्या कहा, हम उस पॉलिनॉमियल के सोल्यूशन के बिल्कुल नज़दीक हैं। एक्स नॉट बहुत क्लोज वैल्यू है जो कि बस सोल्यूशन देने वाली है। तो एज एच इज वेरी स्मॉल, एज एच इज वेरी स्मॉल, तो जब कोई बहुत स्मॉल वैल्यू होती है तो उसका स्क्वायर क्यूब और भी स्मॉल हो जाता है। जैसे मैं h की वैल्यू ले लूँ 0.01 और मैं स्क्वायर कर दूं तो 0.40 पता चला गया, चार डिजिट बाय डेसिमल लग गया। तो चूंकि h बहुत स्मॉल है, सो नेग्लेक्टिंग h स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ h, हायर पावर ऑफ h। राइटिंग थोड़ा गंदी है, समझ जाना। यानी हम h स्क्वायर और उसके हायर पावर ऑफ h को हम यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स वन इज इक्वल टू, अब हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये आएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट। सही कहा मैंने? अच्छा, ये एफ एक्स वन क्या है? एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है? जीरो है ना। एफ एक्स वन एक्चुअली वो वैल्यू है जो फंक्शन को जीरो कर रही है, वही हमारा एग्जैक्ट रूट है। तो क्या मैं इसको इक्वल टू जीरो ले सकता हूं? तो h का मान निकाल लो, यहां से h की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब मैं यहां लिखूंगा एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो h की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट। ये h निकल आया। ठीक है, हमको एक्चुअली निकालना क्या, हमको x1 निकालना है ना। x की वो वैल्यू जो फंक्शन को जीरो कर रही है, जो उसका एग्जैक्ट रूट है, ये तो निकालना है आपको। तो आप जानते हैं एज x1 इज इक्वल टू क्या है, x नॉट प्लस h है ना। तो यानी कि x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट, ये x1 आपको मिला। कैसा कहा, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। ये क्या है, वो तो इनिशियल रूट थी, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। इसको कहते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, पहुंचे यहां तक, पहुंच गए। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब x1 जो हमको मिला है वो हमने माना है कि x1 वो वैल्यू है जो फंक्शन को जीरो कर रही है। तो ये भी हो सकता है कि x1 जीरो ना भी करे। मतलब नहीं समझे, मतलब ग्राफ के हिसाब से समझें। ये कर्व है, आपने पहली वैल्यू यहाँ x नॉट मानी और x अब इतनी दूर नहीं मानी, वो अब इतनी नज़दीक मानेंगे तो दिखेगा नहीं आपको। तो दूसरी वैल्यू आपको और नज़दीक ले गई x1, ठीक है, यहाँ ले गई। अब हम क्या करेंगे, x1 को मानते हुए हम अब x2 निकालेंगे, ये वैल्यू यहाँ निकालेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे जीरो के नज़दीक पहुँच जाएंगे। इसके बाद हमको x की वो वैल्यू मिल जाएगी जो इस फंक्शन को एग्जैक्ट जीरो कर देगी या लगभग जीरो के बराबर ही कर देगी। वो हमारा रियल सोल्यूशन होगा। क्यों? तो जब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो हम x2 निकालेंगे। तो जहां x नॉट हम x1 लिख देंगे। तो x2 इज इक्वल टू आएगा x1 माइनस एफ x1 अपान एफ डैश x1। कैसी कही? सही कही ना। सिमिलरली हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो जो इसका जनरल फार्मूला मिलेगा, जनरल फार्मूला यहां लिखेंगे xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन अपान
एफ डैश एक्स एन, ये फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है, समझे? तो हम करेंगे क्या, देखो एक्स नॉट तो हम निकालेंगे, अपने आप लेंगे, ठीक है, x1 निकालेंगे, फिर x2 निकालेंगे, फिर x3 निकालेंगे। जरा देखो ध्यान से, जैसे जैसे मैं इसके सोल्यूशन के पास पहुंचता जाऊंगा वैसे वैसे एक ऐसी स्टेज आएगी कि वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। पता लगा x4 पे वैल्यू वही आ रही है, x5 पे भी लगभग डेसिमल के 3-4 प्लेस तक वही आ रही है, तो वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो बात सही कही हमने। अब इसका एक ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, उस मेथड को भी देख लो। उस मेथड से भी हम इसी फॉर्मूले पे पहुंचेंगे, मतलब ये मेथड एडॉप्ट नहीं करना है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन लगाते वक्त हमको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मेथड लेकर के इस फॉर्मूले पे पहुंच रहे हैं सेकंड मेथड से, केवल समझाने के लिए कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए कि हम कह क्या रहे हैं। जरा समझिएगा सेकंड मेथड क्या है, सावधान। हमने आपको जो इनिशियल वैल्यू निकालने का तरीका इसके पहले जो बाइसेक्शन मेथड और मेथड्स में बताया था, उसका तरीका क्या था। हम पहले क्या करते थे, x की वैल्यू रखते थे और एक x की वैल्यू मान लिया x1 रखी, x2 रखी, एक x1 रखी जो इसकी पॉजिटिव दे दे वैल्यू और fx2 में नेगेटिव दे दे। तो हम कहते थे हमारी जो वैल्यू होगी वो x1 और x2 के बीच कहीं लाई करेगी, याद है ना? नहीं, हर मेथड में यही तो हमने लगाया, बाइसेक्शन में भी यही मेथड लगाया, मतलब जो इनिशियल वैल्यू हमारी सर्च करने का तरीका यही था ना भाई। अगर एक x की वैल्यू रखने से फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो इसी के बीच कहीं लाई करेगी। फिर उसके बीच हम सर्च करते थे और बहुत क्लोज जब जीरो के नज़दीक पहुंच जाते थे उसको x नॉट मानते थे, यही करते थे ना। तो यहाँ जीरो नहीं करेंगे, हम जीरो नहीं करेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं सर्च करेंगे, लेकिन वैल्यू वैसे ही सर्च की जाएगी कि जीरो के नज़दीक आप ले जाओ अपने आप को, और वो आपकी मर्जी है, आप किस वैल्यू को एक्स नॉट मानना चाहते हैं वो आप मानिए, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो ज्योमेट्रिकल मेथड इसका क्या है, देखो ध्यान से, सावधान। ज्योमेट्रिकल मेथड मतलब ये फार्मूला फाइंड करने के लिए, ये मेथड लिखने के लिए नहीं आएगा, चिंता मत करिएगा कि आप इसका जनरल फार्मूला फाइंड करो और फिर भैया आ गया तो कुछ कह भी नहीं सकते आप, जब आप कहेंगे वाजपेयी जी आपने कहा था तो नहीं आएगा, कैसे आ गया भाई। देखो ध्यान से, हमने कहा y इज द फंक्शन ऑफ x, या y ना लिखिए, हाँ लिख दीजिए, y इज द फंक्शन ऑफ x बराबर 0 बी अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, ये एल्जेब्राइक भी हो सकता है, एल्जेब्राइक, और ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर हम इसका ग्राफ खींचें x और y के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है, तो एक्चुअली में आपको ये पॉइंट चाहिए ना, आपको x की वो वैल्यू चाहिए जहां पर y 0 हो जाए, वही आपका सोल्यूशन होता है ना। तो हमने क्या मान लिया, हमने इसके, अब यहाँ ये वैल्यू तो हमको मालूम नहीं एग्जैक्ट, तो हम क्या करते हैं इसके नज़दीक एक वैल्यू निकालते हैं x नॉट, यानी हमने इनिशियल वैल्यू जो फाइंड की, इनिशियल रूट कहिए या इनिशियल वैल्यू कहिए या इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कहिए, वो हमने x नॉट फाइंड की, ठीक है। यानी ये वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, 0 के नज़दीक है, बिल्कुल क्लोज टू 0 है, लेकिन 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर अगर हम देखें ध्यान से तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर मिलेगी ना। तो अगर मैं कहूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट x नॉट होगा और y कोऑर्डिनेट fx नॉट होगा। क्यों? fx नॉट, fx x नॉट है ना वैल्यू, वो भाई x को x नॉट दिखेंगे ना, fx नॉट होगा। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचो, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ये पॉइंट, ए पॉइंट पर, एट ए, यानी x नॉट कॉमा fx नॉट। अब बताइए एक पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट का इक्वेशन क्लास 10th लेवल में हमको पढ़ाया गया था, क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, याद है ना। और जब मैं इंटर में आया तो मुझे ये m जो है वो dy बाई डी एक्स बता दिया गया है ना। और जो हम इंटर में थोड़ा और मेच्योर हुए तो इसी dy बाई डी एक्स को f डैश x बता दिया गया। अब जो कि dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे निकालना है तो इसी को f डैश x नॉट बता दिया गया। सही कहा मैंने,
तो यानी कि ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब कहेंगे भाई ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को बी पॉइंट पे टच करती है, एज दिस टेंजेंट टचेज एक्स एक्सिस एट x1 कामा 0। सो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, करा दो सेटिस्फाई। तो ये क्या हो जाएगा, y 0 हो गया माइनस एफ एक्स नॉट हो गया इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट हो गया, और x आपका x1 हो गया माइनस एक्स नॉट हो गया। अब देखो जरा हमको चूंकि x1 निकालना है, एफ डैश वाले को इधर ले आओ, तो आएगा माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट। तो x1 की वैल्यू x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट, ये निकलेगा नहीं निकलेगा? ध्यान से देखो, पहले वाले जो तरीके में यही फॉर्मूला तो निकाला था हमने, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यही फॉर्मूला निकाला था ना हमने। अब जरा समझिए, सावधान, सी टू मी। अब आप यहां पर पहुंच गए ना, पॉइंट 0 के और इस वाले सोल्यूशन के नजदीक पहुंच गए ना आप इस सोल्यूशन के नजदीक पहुंच गए ना। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर हम कहें तो कर्व का ये पॉइंट मिल रहा है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कामा एफ एक्स1, सही कह रहा हूं मैं। तो अब इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, ये कहीं पर x2 पे टच करेगी तो x2 निकाल लेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो सिमिलरली अगर मैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालूं, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, मतलब देखो पहली वैल्यू हमने अपने आप एज्यूम की थी, फिर पहला अप्रोक्सीमेशन हमारा आया, हम x1 पे पहुंचे, यानी और 0 के नजदीक पहुंचे, और सोल्यूशन के नजदीक पहुंचे। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो यहां लिखेंगे x2 इज इक्वल टू, यहां आएगा x1 माइनस एफ एक्स1 अपान एफ डैश एक्स1, सही कहा मैंने। अच्छा, अगर इसको जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें, हम जनरलाइज कर दें थर्ड अप्रोक्सीमेशन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, तो जनरल फॉर्मूला अगर निकाले हम, जनरल फॉर्मूला जल्दी तो नहीं बता रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा स्पीड से, मेरा मतलब था कि ये खत्म हो जाए। तो यानी यहां आएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन अपान एफ डैश एक्स एन। यही तो फॉर्मूला पिछले टॉपिक में हमने पिछले मेथड से ये प्रूफ किया है, वही यहां पर भी प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया जाकर के। ठीक है जी, जो पिछले मेथड, देखिए जो पिछले मेथड में हमने किया था ना कि हम एक वैल्यू x की रख रहे थे कि फंक्शन पॉजिटिव आए, एक पे निगेटिव आए, तो हम कहते हैं उसके बीच में होगा। मेथड यहां भी वही अडॉप्ट होगा लगभग, मतलब जो x नॉट वैल्यू होगी ना, जो x नॉट नहीं, ये फास्ट वैल्यू देता है ना, यहीं से काम चल जाएगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला। मतलब x नॉट निकालने के लिए मेथड वही अडॉप्ट करेंगे हम जो मेथड पीछे निकालते थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में, मिस्टर एक्स वाई के क्वेश्चन में लगाने का तरीका अलग होगा। भाई मैं x नॉट 2 को मान रहा हूं, आप x नॉट 2.5 को मान रहे हैं, कोई 2.6 को मान रहा है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो वेरी करेगी। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये फॉर्मूला हो गया जहां n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3। जब आप 0 रखोगे तो x1 मिलेगा, ठीक है, फिर 1 रखोगे तो x2 मिलेगा, x3 मिलेगा, x4 मिलेगा। इस प्रकार से एक ऐसी वैल्यू मिलना शुरू हो जाएंगी कि वो रिपीट हो रही होंगी बार बार। भाई जब 0 के नज़दीक पहुंचते जाओगे तो डेसिमल के 2 3 4 प्लेस तक देखेंगे सेम वैल्यू आ रही है, तो आप कहेंगे यही मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, तो मेथड समझ में आया, फार्मूला कैसे फाइंड किया गया। हैव यू गॉट द मेथड हाउ टू फाइंड द फार्मूला। ठीक है, अब मैं एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं और मुझे लगता है कि एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। कैलकुलेटर आप उठा लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में हमने वैल्यू जो रखी है
हमने कहीं से छाप के रखी हैं, तो हो सकता है वैल्यू गलत भी हो सकता है वैल्यू सही भी हो, हमने खुद कैलकुलेट नहीं किया। हाँ, नंबर ऑफ स्टेप्स कम है और फास्ट वैल्यू चलती है। ठीक है, कैलकुलेटर एक्चुअली हमारा जो है बहुत बेचारा करिया गया है, इसलिए आप निकालिए कैलकुलेटर अपने। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। लिखेंगे फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5, फाइंड रियल रूट। अगर आपसे केवल रियल रूट कहे, आपसे कोई मेथड नहीं कहे, जो कि ऐसा होगा नहीं, तो आप न्यूटन रॉफ्सन मेथड भी दिखाएंगे। तो हमने यहाँ कह दिया है बाई न्यूटन रॉफ्सन मेथड, NR मेथड लिखे दे रहे हैं शॉर्ट में। शॉर्ट नाम इसका ये होता नहीं है न्यूटन रॉफ्सन का, लेकिन हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखो जरा एग्जाम्पल, सॉरी सोल्यूशन, जरा सावधान। सबसे पहले तो आपको x नॉट निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले हम f डैश x, इसको तो fx मान लिया हमने, ये fx दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5। अब हम फिलहाल f डैश x निकाले ले रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। जरा सावधान, अगर मैं यहां पर f0 लिखता हूं तो माइनस 5 आने वाला है, f1 लिखता हूं तो 1 माइनस 3 माइनस 5 बोले तो माइनस 3 माइनस 7 आने वाला है। देख लेना, गलती भी हो जाती है। f2 लिखता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 3 आने वाला है। f3 लिखता हूं तो ये आ जाएगा 3 3 9 तो 27 माइनस 3 3 9 और माइनस 5, 27 माइनस 9 5 14 कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आने वाला है। तो यानी कि आपकी x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ऐसी वैल्यू होगी, 2 और 3 के वैल्यू बीच में ऐसी वैल्यू होगी जो आपको 0 देगी। सही कहा मैंने। अब चाहो तो आप 2.1 2.2 2.3 कर दो, या आप देखोगे ये जो 2 पे जो वैल्यू मिली है और 3 पे जो वैल्यू मिली है, 0 के नजदीक कौन है, 2 है ना। ये तो यानी ये इसी को आप इनिशियल रूट मान लीजिए। आप 2.5 निकालो, 2.7 निकालो, आप चाहो तो पहुंच जाओ वहां तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्योंकि जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है तो हम 2.7 3 4 5 कुछ भी मानेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है। तो हमने यहां पर क्या मान लिया है कि लेट x नॉट इज इक्वल टू 2। हैव यू गॉट इट। ये जरूरी नहीं है आप 2 मानिए, आप कह रहे हो कि 2 और 3 के बीच में है, तो आप ऐसा करो f 2.1 निकालो, 2.2 निकालो, 2.7 निकालो, 2.8 निकालो, और जब आपको 2.7 पे पॉजिटिव मिल जाए या निगेटिव मिल जाए और 2.8 पे पॉजिटिव मिल जाए, तो आप मान लो इन दो में से कोई वैल्यू आप उठा लो, तो 0 के और नज़दीक पहुंच जाओगे। लेकिन हम उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम x नॉट को 2 मान ले रहे हैं। लेकिन हमने ये बता दिया कि हम 2 माने और कोई 2.5 माने, तो ऐसा नहीं कहें वाजपेयी जी मूर्ख हैं, पता नहीं क्या बता रहा था, 2 बता रहा था, देखो ये 2.5 होना चाहिए था, ऐसा कुछ रूल नहीं है। अब देखिए, नाउ एज जनरल फार्मूला ऑफ न्यूटन रॉफ्सन मेथड क्या होता है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपान f डैश xn। ठीक है, यानी इसको ऐसे हम लिखेंगे, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn का मतलब यहां लिखेंगे कैसे, xn क्यूब माइनस 3xn माइनस 5 अपान, इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो आएगा 3xn स्क्वायर माइनस 3, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, n को क्या रखेंगे 0। फर्स्ट स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, टफ नहीं है। यहां पर स्टेप 1 लिख दिया, फर्स्ट स्टेप। यहां पर n की वैल्यू क्या लिखा हमने 0। जब n को 0 लिखेंगे तो वी गेट x1 यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा x1 आएगा, और यहां पर क्या आएगा x0 माइनस x नॉट क्यूब माइनस 3x नॉट माइनस 5 अपान 3x नॉट स्क्वायर माइनस 3। ऊपर रब करते जाएं, कोई दिक्कत है नहीं, इस स्टेप को अब कोई जरूरत हमको है नहीं।
इसकी ज़रूरत है नहीं, इसलिए अब यहीं पर हम इसी लाइन में हम लिखते जाएंगे, इसी एरिया में हम कैलकुलेट करेंगे। तो x1 इज इक्वल टू, देखो x नॉट क्या माना है आपने, 2 माना है ना, 2 माइनस यहाँ क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 5 बटे 2 दूनी 4 3 12 माइनस 3। इसको कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आई है आपकी 2.333। एक बार देख लेना भाई, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब हमने लिखा है जहाँ से चीटिंग करके लिखी है, कैलकुलेटर से निकाला नहीं है हमने, कहीं से नोट कर लिया है। नहीं मतलब मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। समझ में आ गई बात? आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रही वैल्यू। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हो आप, 2 माइनस 6 5 11, तो ये आएगा आपका माइनस का 3 बटे 12 में 3 जाएगा 9, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 1/3, तो 0.33 आएगा, तो यही तो आएगा 2.3333। तो 3 डिजिट हमने ले ली फिलहाल। समझ में आ गया बात? अब क्या पुट करेंगे, यानी x1 की वैल्यू ये आ गई। अब क्या पुट करेंगे, पुटिंग n बराबर 1, n को 1 रखिए। तब n को 1 रखेंगे, यहाँ x1 लिखे ले रहे हैं, x1 आ रहा है 2.333, n को 1 लिख दो, तो यहीं लिख दो बार बार, इतने में ही काम चलाओ। n को 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, यहाँ आएगा x1 माइनस, यहाँ आएगा x1 क्यूब माइनस 3x1 माइनस 5 अपान 3x1 स्क्वायर माइनस 3। x1 आप निकाल चुके हैं, क्या निकाला है आपने, 2.333, तो आएगा 2.333 माइनस 2.333 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2.333 माइनस 5 अपान 3 इंटू 2.333 का होल स्क्वायर माइनस 3। देखिए इसको जब भी आप स्क्वायरिंग करेंगे ना, क्यूबिंग करेंगे 2.333, तो देखने से लग रहा है कि आपको कितने डेसिमल तक वैल्यू मिलेगी, तो आप उसको अप्रॉक्सीमेट कर दीजिएगा, है ना। इसको जब हमने कैलकुलेट किया है तो 2.2805 आया है, देखो यही आ रही वैल्यू 2.2805। कभी कभी कैलकुलेटर में बटन जल्दी दबाने में कुछ वैल्यू इधर उधर हो जाती हैं, तो वैल्यू आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अरे वाह, तो ये आपका हो गया x2, यहाँ लिखे दे रहे हैं x2 2.2805। अब जरा n की वैल्यू क्या रख दो, 2 रख दो, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, व्हेन n इज इक्वल टू 2 रखो, तो यहाँ क्या हो गया, x2 हो गई, सॉरी यहाँ पर x3 हो गई, तो यहाँ क्या है आपका x2 माइनस x2 का क्यूब माइनस 3x2 माइनस 5 अपान 3x2 स्क्वायर माइनस 3। अब वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो x2 कितना है 2.2805 माइनस 2.2805 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2.2805 माइनस 5 अपान 3 इंटू 2.2805 का होल स्क्वायर माइनस 3। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई है 2.2790, 2.2790, यानी ये x3 आ गई है 2.2790। ठीक है, हो गया। हमने क्या कहा, कब तक ये सॉल्व करना है, कब तक सॉल्व करना है, जब आप थक जाएं तो आप लिख दें दिस इज आवर सोल्यूशन, काम खत्म। जब आपको थक जाएं कि भाई समय हो गया, आप अब आगे नहीं लगाएंगे, कह दो इट इज आंसर, इट इज आंसर, हो सकता है सही भी हो जाए। जबकि चलना वहाँ तक है, वो वैल्यू x की निकालनी है 2, जहाँ पर आपको 2-3 डिजिट तक जो भी आपको चाहिए डेसिमल के, वहाँ तक वैल्यू सेम मिल जाए, वहाँ तक चलना है। ठीक है, अब मैं n की वैल्यू रखूँगा 3 रखता हूँ, n की वैल्यू 3 रख दूँ, देखो n बराबर 3,
जब 3 रखेंगे तो यहाँ x4 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा x3 माइनस x3 का क्यूब माइनस 3x3 माइनस 5 अपान 3 x3 स्क्वायर माइनस 3। x3 कितना है 2.2790 माइनस 2.2790 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2.2790 माइनस 5 अपान 3 इंटू 2.2790 का होल स्क्वायर माइनस 3। इसको थोड़ा कैलकुलेटर से आप भी कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आएगा 2.2790, ये भी वैल्यू आ रही है 2.2790 यानी x4 आ रही है 2.2790। अगर हम एक आध डिजिट और भी रिपीट करें तो आपकी वैल्यू 2.2790 ही आएगी, ठीक है। यानी कि 2.2790x की वो वैल्यू है जिस पर फंक्शन की वैल्यू 000 के आसपास ही आ जाएगी और 0 ही आ जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे चूंकि x3 और x4 रिपीट कर रहे हैं, एज x3 x4 इज रिपीटिंग, सो इट इज अवर सोल्यूशन। ये नोट कर लिया ना, तो लिख देंगे एज x3 एंड x4, एज x3 and x4 are repeating, so it is our solution, it is our solution। यानी x की वैल्यू आएगी 2.2790। ये एग्जैक्ट मान आपका टैली करेगा नहीं करेगा ये पक्का नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत एरर के साथ एग्जामिनर को बता दिया जाता है कि ये वैल्यू इसके बीच लाई करनी चाहिए। भाई ये तो सिंपल सी बात है। अब हमने x नॉट क्या माना था, x नॉट 2 माना था ना भाई। हमारा जो x नॉट की वैल्यू x की वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई कर रही थी ना। अब आपने 2 माना और किसी स्टूडेंट ने 2.2 माना, 2.2 मान लिया या 2.1 मान लिया भाई, और नज़दीक पहुंच गए उसके, तो 2.1 के हिसाब से थोड़ा आंसर में वेरिएशन आएगा, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे 2.278 आया, उसका 8 आ जाए, हो सकता है उसका 2.28 आ जाए, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ठीक है। लेकिन आप जो भी वैल्यू लिखेंगे उसमें कुछ वैल्यू के बाद में वैल्यू रिपीट करने लगेंगी, तो जब भी 2 वैल्यू रिपीट कर जाएं तो आपका वही सोल्यूशन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, और अब वो ट्रांसीडेंटल लेंगे, अब वो एक पॉलिनोमियल अलजेब्राइक नहीं लेंगे, ठीक है। देखते हैं एक और एग्जांपल। देखो ये फार्मूले थोड़ा सा मेमोराइज करने पड़ेंगे, दिमाग में होने चाहिए आपके। देखिए हम कहेंगे फाइंड द रियल रूट, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आपका है cos x माइनस एक्स ई टू पावर एक्स, cos x माइनस एक्स ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0 बाई न्यूटन रॉफ्सन मेथड। एनआर मेथड लिख दिया। उसे एनआर इसका निकनेम नहीं है कि एनआर मेथड से जाना जाता है, क्योंकि एनआर तो नॉर्दर्न रेलवे भी होता है, ठीक है। देखिए, और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। देखो हमने क्या कहा, हम 1-2 स्टेप बढ़ते जाएंगे, हमारी वैल्यू रिपीट करें न करें, 1-2 स्टेप बाद आंसर रोक देंगे, कहेंगे ये हमारा आंसर है। रोक भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सावधान। क्या तरीका होता है? अभी तरीका जो हम बता चुके हैं वही तरीका है। चूंकि कैलकुलेटर हमारे पास है इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमको है नहीं। देखो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, दिया है cos x माइनस एक्स ई टू पावर एक्स, और साथ साथ में हम f डैश x निकाल लेते हैं। तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो माइनस एक्स ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स और माइनस ई टू पावर एक्स और x का 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई टू पावर एक्स, ठीक है। x का मतलब x0 x1 x2 इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ। पहले f0 निकालो, सावधान। जब मैं f0 लिखूंगा तो बताइए नेगेटिव आएगी वैल्यू पॉजिटिव आएगी? भाई f0 निकालें तो cos 0 1 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आ रही वैल्यू। और f1 निकालो,
F1 निकालें तो cos 1 आएगा माइनस ये e टू पावर 1 आएगा। देखो cos 1 की वैल्यू कैलकुलेट करके -2.1779 आ रहा है, -2.1779। ये 1 रेडियन है। आप अपने कैलकुलेटर पे रेडियन एंगल सेट करके cos 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप ये बताइए, यानी कि आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई कर रही नहीं कर रही है? तो कोई 0 मानेगा, कोई 1 मानेगा, आप इसके बीच में वैल्यू मान लो, तो आप x0 आप 0.5 मान लो। देखो 0 के जितना नज़दीक मानोगे ना उतना आंसर फास्ट निकलेगा, उतना एक्यूरेट निकलेगा। नहीं समझे? तो आपने x0 0.5 मान लिया है। ऐसा नहीं 0.5 चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, सुनो ध्यान से भाई, आपका फंक्शन इस वैल्यू पर fx का मान 0 आने वाला है ना। ये वैल्यू आपकी है पॉजिटिव आई है 0 पे, ठीक है, ये 0 पे आई है पॉजिटिव, ये 0 पे आई है पॉजिटिव और 1 पे आई है निगेटिव। तो 0.5 यहां आवे चाहे यहां आवे, 0 के नज़दीक आप होने चाहिए। नहीं समझे भाई? आप 0 के नज़दीक हो, 0.5 कहीं भी आप मान लें। ऐसा नहीं कि 0.5 माना तो साहब ये तो पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है, नहीं, 0 के नज़दीक हम पहुंच गए, क्योंकि हमारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं लाई कर रही है, जो फंक्शन को की वैल्यू को 0 कर रही है या उसके नज़दीक पहुंचा रही है, ठीक है। तो x0 है 0.5, हम ऊपर लिखे ले रहे हैं क्योंकि हम इतने ही एरिया में कैलकुलेशन करेंगे। x0 हो गया 0.5। चूंकि पॉइंट लिखने में दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अभी कैलकुलेशन करना होता तो लोग कहते नहीं ठीक नहीं है। जनरल फार्मूला क्या बताया हमने? xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपान f डैश xn, यही होता है ना। यहां का मतलब क्या है? यहां xn का मतलब है xn और fxn का मतलब है ये cos xn माइनस xn e टू पावर xn, ये n सफिक्स में है, अपान f डैश करेंगे तो माइनस साइन xn माइनस xn प्लस 1 e टू पावर xn, ठीक है। अब जरा एक स्टेप हम इसी में बढ़ा रहे हैं, ये माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे और यहां प्लस साइन लग जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? n की वैल्यू क्या लिखेंगे? टेकिंग n इज इक्वल टू 0, क्योंकि x0 आप निकाल चुके हैं। तो n को 0 करेंगे तो यहां क्या आएगा? यहां पर आएगा x1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा? x0 आएगा प्लस cos x0 माइनस x0 e टू पावर x0 अपान साइन x0 प्लस x0 प्लस 1 e टू पावर x0। x0 की वैल्यू क्या है? 0.5, तो x0 को हम 0.5 लिखे दे रहे हैं। यहाँ भी जगह है ना, हाँ, इसके आगे लिखे दे रहे हैं, तो आएगा 0.5 प्लस cos 0.5, कैमरे में आ रहा है, ये किनारे जा रहा है, छोड़िए, नीचे लिखेंगे। नहीं, हमारे कैमरे में, दूसरे कैमरे में नहीं आ रहा है, नीचे लिखते हैं 0.5 प्लस cos 0.5 माइनस 0.5 e टू पावर 0.5 अपान साइन 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1 e टू पावर 0.5। देखिए, नहीं, यहाँ पर हमने, नहीं, नीचे की बात कर रहे हो, यहाँ हमने प्लस कर दिया ना, ये दोनों निगेटिव आ रहे थे तो हमने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया है ना। ये जो आप 0.5 लिख रहे हो ना, ये रेडियन है। आप जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो रेडियन को आप वहाँ पर सेलेक्ट करके करेंगे, ठीक है। तो जब इसको हम वैल्यू निकाली तो ये आया 0.51802, 0.51802, ठीक है। यानी ये आपका x1 निकल आया। रब करें, यानी ये आपका x1 निकला। तो मैं इसको लिख लेता हूं यहां कहीं
हाँ 802, जानबूझ के हमने ज़्यादा डिजिट लिखी हैं, हमको 3 डिजिट चाहिए है ना, तो 3 डिजिट करेंगे तो 0.5180 ही रहेगा, 8 ही रहेगा, फिलहाल लिखे ले रहे हैं। तो x1 आपका आ गया 0.51802। एक्चुअली हम अगर राउंड अप करेंगे तो 518 ही रहेगा अगर 3 डिजिट लिखेंगे, लेकिन अभी राउंड अप कुछ करना नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। अब n को 1 लिखिएगा, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर आया x2 आ जाएगा, यहाँ x1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा cos x1 माइनस x1 e टू पावर x1 अपान साइन x1 प्लस x1 प्लस 1 e टू पावर x1। अब x1 चूँकि निकाल चुके हैं 0.518, तो यानी कि ये आप लिखेंगे 0.518 प्लस, चाहो तो पूरे डिजिट लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये आएगा cos 0.518 माइनस 0.518 ई टू पावर 0.518 अपान साइन 0.518 प्लस 0.518 प्लस 1 ई टू पावर 0.518। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो 0.518 वैल्यू आ गई, 0.518 ही वैल्यू आ गई है, यानी x2 की वैल्यू भी 0.518 आ गई है, ठीक है। और भी आगे डिजिट आएंगे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 3 डिजिट तक ये वैल्यू रिपीट कर गई ना, तो आप क्या लिखेंगे, एज x2 x1 एंड x2 आर रिपीटिंग, सो आवर सोल्यूशन इज 0.518। तो लिख देंगे एज x1 एंड x2 आर रिपीटिंग, सो सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0.518। तो ये आपका आंसर हो गया। बाई चांस दो प्लेस में भी आ गया, 2 अप्रॉक्सीमेशन में ही आ गया। तो इस प्रकार से न्यूटन रॉफ्सन मेथड को यूज किया जाता है। तो आपने जो इटरेशन मेथड आपने जो पढ़ा, बाइसेक्शन मेथड पढ़ा, उसमें न्यूटन रॉफ्सन मेथड ज़्यादा इजी माना जाता है, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा फास्ट आंसर देता है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड मेथड के बारे में बात करेंगे, इसको कर लीजिएगा, ठीक है।